तो स्वागत है आपका 1899 के एक और एपिसोड में। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्रेस्टर की मां ने उस बच्चे को जहाज से नीचे फेंक दिया था और फिर वो बच्चा जिंदा होकर वापस उसी कैबिनेट से बाहर आ गया। तो आखिर सच में क्या वो कोई शैतानी बच्चा है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। मगर इससे पहले अगर आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर उन्हें भी देखें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब वो बच्चा जिंदा होकर वापस उस कैबिनेट से निकलता है तो यह सब देखकर मोरा बेहोश हो जाती है। वहाँ पर आइक और बाकी लोगों को अब यकीन हो गया था कि वो बच्चा कोई शैतान है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह बच्चा जिंदा बच गया था। इसलिए आइक उसे एक कैबिनेट में बंद करवा देता है। मोरा को जब होश आता है तो वह उस बच्चे को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आइक उसे रोक देता है। आइक मोरा से पूछता है कि तुम्हारा नाम प्रोमेथियस की मुसाफिर लिस्ट में क्यों था? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम प्रोमेथियस पर भी थी? जिसका मोरा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी टोवा वहां आती है और उनकी मदद के लिए उनसे कहती है। इसी बीच मोरा कैबिनेट की तरफ उस बच्चे को निकालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक आदमी उस पर गोली चला देता है। जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो उस कैबिनेट से एक वेव निकलती है जिससे पूरा समय रुक जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक जगह रुक जाते हैं। मोरा तुरंत ही उस बच्चे को कैबिनेट से बाहर निकाल लेती है। ये सब उस बच्चे ने ही किया था। उसके पास जो पिरामिड वाली एक चीज थी जिससे उसे ये पावर मिली थी और वो बच्चा मोरा को लेकर फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जहाज में एक सायरन की आवाज शुरू हो जाती है जिसमें वहाँ सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि तूफान में फंसकर वे समुद्र में डूबने वाले हैं। मगर थोड़ी ही देर में वो सायरन की आवाज अचानक बंद हो जाती है और एक दूसरी आवाज शुरू हो जाती है जो एक घड़ी की टिक टिक की आवाज जैसी थी, जिससे जहाज के सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग जहाज के डेक की तरफ जाने लगते हैं। जो रोकने के बाद भी रुक नहीं रहे थे। वे सभी जहाज के डेक पर जाकर नीचे समुद्र में कूदने लगते हैं। इस तरह से जहाज के हजारों मुसाफिर हिप्नोटाइज होकर समुद्र में कूद रहे थे। वहीं मोरा उस बच्चे से पूछती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तब वह बच्चा पहली बार मोरा को कुछ लिखकर बताता है। वो बच्चा लिखता है कि वे सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग, और मोरा के कान में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। जिसके बाद वो बच्चा मोरा को अपने साथ एक शाफ्ट से होते हुए उसी जगह पर ले जाता है जो मोरा ने अपने सपने में देखी थी। वहीं दूसरी ओर डेनियल भी तेजी से भागते हुए उसी शाफ्ट में जाकर एक रिमोट से दरवाजा ओपन करके मोरा और उस बच्चे तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेनियल उस बच्चे को पहले से जानता था और वह बच्चा डेनियल से कहता है कि हम पहले कभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। इसका मतलब ये है कि यह सब घटनाक्रम जो चल रहा था वह कई बार हो चुका था। वहीं जेरोम भी लूसियन के कमरे में घुस जाता है क्योंकि वह उन दोनों को बचाना चाहता था। इसके बाद बाकी लोग भी हिप्नोटाइज लोगों को बांधकर उन्हें रोक रहे थे ताकि वे समुद्र में कूदने से रुक जाएं। दूसरी तरफ एक क्रू मेंबर कंपनी से मदद के लिए कांटेक्ट करता है जिससे उसे कंपनी की तरफ से वही मैसेज मिलता है जो उसे प्रोमेथियस के लिए मिला था। डेनियल वापस आकर जहाज में चल रही हिप्नोटिक की आवाज को रोक देता है जिससे कुछ लोग आखिरकार बच जाते हैं। लेकिन मोरा अभी तक उस शाफ्ट के अंदर बने एक घर में पहुंचती है जो एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। यह सब उसने बार बार अपने सपनों में देखा था जहाँ मोरा को उसके फादर मिलते हैं। मोरा अपने फादर से पूछती है कि उसका भाई कहाँ है। मोरा के फादर ने मोरा के भाई कायरन को कहीं गायब कर दिया था क्योंकि वो जान गया था कि उसका फादर किस तरह से आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिसके बाद मोरा बेहोश हो जाती है। मोरा को जब होश आता है तो आइक उससे पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है, उसने समय को कैसे रोका। तब मोरा उसे अपना असली नाम बताती है। वह उससे कहती है कि उसका नाम मोरा फ्रैंकलिन नहीं बल्कि मोरा सिंगलटन है जो इस जहाज के मालिक है और वह उसकी बेटी है। मोरा के फादर एक साइंटिस्ट होते हैं। उसे इंसानी दिमाग को समझने का भूत सवार था। मोरा कहती है कि शायद ये सब उसके फादर का एक एक्सपेरिमेंट है। तभी मोरा को वही बीटल दिखाई देता है जिसकी मदद से वह आइक के रूम में बनी शाफ्ट में जाकर वही मिस्टीरियस डोर खोल देती है जहाँ पर आइक मोरा के साथ वहीं पर चला जाता है। क्योंकि ये शाफ्ट आइक के रूम में थी तो वो दोनों वहीं पर चले जाते हैं जिस जगह को आइक अपने सपने में देखता था। आइक मोरा से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी जगह एक जहाज में कैसे फिट हो सकती है। और उधर डेनियल उस मशीन को आखिरकार पूरी तरह से बंद कर देता है जिससे कार्ब्रोक जहाज पर लोगों के मरने का खतरा बिल्कुल टल जाता है। फिर आइक और मोरा जहाज के डेक पर आते हैं और उनके बाद एक एक करके बाकी बच्चे जिंदा लोग भी डेक पर आ जाते हैं। सेबेस्टियन वहां पर आकर आइक को कंपनी से मिले मैसेज को दिखाता है जिस पर शिंक शिप लिखा हुआ था। तब आइक कहता है कि आखिरकार कंपनी एक ही मैसेज बार बार क्यों भेज रही है और फिर आखिरकार उस व्यक्ति को दिखाया जाता
जाता है जो इस सब के पीछे था और वो भी उस बच्चे को पकड़ना चाहता था। और उधर कार्ब्रुक जहाज समुद्र के बीचों बीच था, उनके इंजन बंद हो चुके थे। तब आइक सब लोगों को अलग अलग भेजकर इंजन को दोबारा स्टार्ट करने और उस बच्चे को ढूंढ निकालने का फैसला करता है। पूरे जहाज पर अंधेरा हो चुका था। तब उसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेनियल छेड़छाड़ करके जहाज को कंट्रोल कर रहा था, उसमें से एक अजीब सा मैटर निकलने लगता है। जब ओलेग और बाकी लोग इंजन रूम तक जा रहे थे तब उसे वही मैटर दिखाई देता है। ल्यूशन उस मैटर को छूने की कोशिश करता है लेकिन डेनियल उसे तुरंत रोक देता है। डेनियल उससे कहता है कि हम नहीं जानते ये क्या चीज है और क्या कर सकती है। मोरा और आइक उस बच्चे को ढूंढने के लिए मोरा के रूम में बनी शाफ्ट में आ जाते हैं, जिसका पीछा करते हुए डेनियल भी उनके पीछे आ जाता है क्योंकि डेनियल को कुछ न कुछ तो जरूर पता था, इसलिए वो उस बच्चे को बचा रहा था। मोरा आइक को बताती है कि उसके फादर दिमाग की हर पेचीदगी को समझकर ये पता लगाना चाहते थे कि दिमाग आखिर कैसे काम करता है। मोरा और आइक उस मेंटल हॉस्पिटल की खिड़की और दरवाजे को तोड़कर देखते हैं तो उन्हें हर जगह जहाज की दीवारें दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्जीनिया को भी वही मैटर दिखाई देता है जो पूरे जहाज में फैल रहा था। वर्जीनिया जैसे ही उसे छूने की कोशिश करती है तो वो मैटर तुरंत वर्जीनिया की उंगली पर लग जाता है, जिससे उसका पूरा हाथ काला पड़ने लगता है। लेकिन वर्जीनिया विल्सन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। इसी दौरान टोवा को भी बार बार अपनी बीती हुई जिंदगी के सपने आ रहे थे, जिसमें वो क्रेस्टर और अपने साथ हुई घटनाक्रम को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन भी उसी कैबिनेट में जाकर घुस जाता है और वहां से गायब होकर मोरा के फादर तक पहुंच जाता है। सेबेस्टियन को पहले से पता था कि आखिर इस जहाज पर चल क्या रहा था। वहीं इंजन रूम में जेरोम, ल्यूशन और बाकी लोग फर्नेस में कोयला डालकर इंजन को चालू कर देते हैं, जिससे पूरा जहाज फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहां पर जहाज को चलाने वाला कोई नहीं था। तब रमीरो और एक पादरी उस जहाज के मैनुअल के थ्रू उस जहाज को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर उस पूरे मैनुअल में बस एक ही बात लिखी थी जो बहुत ही अजीब बात थी। और उधर सेबेस्टियन मोरा के फादर के पास पहुंचकर कार्ब्रुक पर मची उथल पुथल के बारे में बताता है। तब मोरा के फादर सेबेस्टियन से उस बच्चे को उसके पास लाने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो छोटा पिरामिड चाहिए था। और उधर मोरा और आइक उसी शाफ्ट में थे। तभी वहाँ पर डेनियल भी पहुँच जाता है। वह मोरा से कहता है कि याद करो कि मैं कौन हूँ। यहाँ मोरा और डेनियल में कुछ तो रिश्ता था जो उसे याद नहीं था। आइक डेनियल से सच जानने की कोशिश करता है लेकिन डेनियल उसे रिमोट के जरिए आइक को उसके ही सपनों में पहुंचा देता है जो वो हर बार देखता था। डेनियल मोरा को बताता है कि हमारी शादी 12 साल पहले हो चुकी है और यह सब जो चल रहा है ये कुछ भी सच नहीं है और उसे जागना होगा, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि यह सब सिचुएशन जो चल रही थी ये कोई असली दुनिया नहीं थी। लेकिन मोरा को डेनियल की बातों पे जरा भी यकीन नहीं होता। वह डेनियल को एक रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाती है और फिर बाहर आकर मोरा आइक की बंदूक को दूर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन एक शीशे से जाकर टकरा जाती है, जिससे उस दीवार पर एक क्रैक बन जाता है। मोरा उसके पास जाकर देखती है तो वहाँ पर एक इनविजिबल दीवार थी। मोरा थोड़ी जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक इनविजिबल पैनल है। वहाँ तो उस जहाज की दीवार थी। और उधर वर्जीनिया और टोवा जहाज के डेक पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता और वहाँ पर कुछ ही पल में एक भयंकर तूफान पैदा हो जाता है। आइक भी उस शाफ्ट से वापस बाहर निकलता है तो वो भी एक अलग जहाज पर पहुंच जाता है जो कि एक प्रोमीथियस जहाज था। जब आइक अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे सैकड़ों की संख्या में बर्बाद हुए प्रोमीथियस और कार्ब्रुक जहाज दिखाई देते हैं। और इसी कंफ्यूजन में यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ जानेंगे इसके फाइनल एपिसोड में। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said.